नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि आपके भारत भूगोल से संबंधित पुस्तक है आपकी, जिसमें अध्याय क्रमांक हम 3 पढ़ रहे हैं, अफवाह। और इस अध्याय का भाग 8 हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नदियों का आर्थिक महत्व और नदी प्रदूषण। नदियों का आर्थिक महत्व क्या है और नदियों का प्रदूषण किस प्रकार से बढ़ रहा है, इस प्रदूषण के रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं, इन बिंदुओं पर हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने इन तमाम बिंदुओं के माध्यम से पूरे अध्याय को पढ़ लिया है। ये अपना इस अध्याय का लास्ट वीडियो रहने वाला है। इसके बाद में आगे हम अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, अफवाह तंत्र पढ़ा कि भाई अफवाह तंत्र क्या होता है, इसकी सामान्य से शब्दावलियां जानी हमने। फिर उसके बाद में हमने हिमालयी नदी तंत्र को पढ़ा, जिसमें आपके सिंधु नदी तंत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों को पढ़ा। आगे चलकर हम प्रायद्वीपीय नदियां 2 भागों में पढ़ी थी। फिर हमने झीलों का अध्ययन किया और अब हम बात अध्ययन करने वाले हैं नदियों के आर्थिक महत्व और नदियों के प्रदूषण से संबंधित हम चर्चाएं करेंगे। अब देखिएगा, नदियों के आर्थिक महत्व की बात करें तो आपने पीछे झीलों का अध्याय पढ़ा है, झीलों वाला भाग पढ़ा है। उस झीलों वाले भाग में आपने देखा कि कुछ झीलें आपके प्राकृतिक होती है और कुछ झीलें आपके कृत्रिम होती है। उन कृत्रिम झीलों का उदाहरण आपने एक पढ़ा था, गुरु गोविंद सागर, जो भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत बनेगी एक जलाशय है, जिसका निर्माण भाखड़ा नांगल बांध के ठीक पीछे कर रखा है और उसे नाम दिया है गुरु गोविंद सागर, जो कि सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। इनमें क्या होता है कि नदियों पर कुछ इस प्रकार से बांध बनाकर जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जैसे ये नदी आ रही थी, इस नदी पर बांध बनाते हुए इसे जलाशय का निर्माण किया जाता है और उसमें से अतिरिक्त जल को बांध के माध्यम से आगे निकाल दिया जाता है नदी के मार्ग में। तो इस जलाशय का उपयोग बहुत से अधिक कार्यों में किया जा सकता है, इसीलिए इनको कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, आपके माही नदी बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। इनके बहुत अधिक उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, इनसे देखो सबसे पहला उद्देश्य तो होता है आपके बाढ़ नियंत्रण करना, यानी कि नदी की जो विनाश लीला होती है जिसके माध्यम से वो बाढ़ की स्थितियां पैदा करती है। तो पहला तो उद्देश्य होता है उनका बाढ़ के प्रभाव को कम करना। दूसरा होता है कि इसके द्वारा आपके निकटवर्ती सभी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति कर दो। तीसरा होता है कि निकटवर्ती क्षेत्रों में जहां तक हम पहुंचा सके बांध के माध्यम से नहरें निकालें और नहरों से यहां पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, किसानों को पानी आपके सिंचाई के लिए ताजा पानी उपलब्ध हो जाए, जिससे फसलें अच्छी पैदावार हो सके फसलों की। फिर आपका आता है पेयजल हो गया, सिंचाई हो गया, और फिर अगला उद्देश्य आता है विद्युत उत्पादन। निकटवर्ती क्षेत्रों में हम यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन करें, ताकि यहाँ पर जिन किसानों के पास में आपके नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पर आपके उनके लिए हम विद्युत पहुंचा दें, ताकि वो वहां पर आपके कुएं, नलकूप, बोरवेल इत्यादि के माध्यम से आपके विद्युत चलित मोटर का प्रयोग करते हुए आपके भूगर्भ से पानी निकालकर सिंचाई सुविधाएं प्राप्त करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्हें आपके झीलों का, नदियों का अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखिएगा, मानव, अब आप जब आर्थिक महत्व की बात करते हैं मानव के शुरुआत से, जब से मानव ने सभ्यताओं का विकास करना शुरू किया है, यानी कि आदि मानव से आगे का मानव जिसने सभ्यताओं का विकास किया है। सभ्यताएं बोले तो जैसे आपने विश्व इतिहास के दौरान आपने कुछ प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं पढ़ी है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी है। फिर आपने भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत सारी सभ्यताओं को पढ़ा है। इसी प्रकार से आपने भारत वाले क्षेत्र में भी देखा है, जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, पीलीबंगा, लोहाथल, या फिर आपके धोलावीरा, ऐसे बहुत से सभ्यता स्थल आपने पढ़ रखे हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। हिस्ट्री में आपने इनका आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, कभी ना कभी आपने किसी से, अपने अध्यापकों से इसके बारे में सुना होगा। ये सारे सभ्यता स्थल वो हैं जो यहाँ पर आपके किसी ना किसी कारणों की वजह से नष्ट हो रखे हैं। जैसे वर्तमान के शहर और गांव बसे हुए ना, उसी प्रकार से ये जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, ये भी सारे उसी तरीके से बसे हुए नगर और ग्रामीण क्षेत्र थे। लेकिन ये किसी कारणों वजह से, कोई महामारी हो सकती है, भूकंप हो सकती है, किन्हीं कारणों की वजह से ये सारे के सारे स्थल आपके नष्ट हो गए, जिसे आप प्रलय की स्थिति कह सकते हैं कि वो पूरा नगर आपके नष्ट हो गया वहां से। तो ये जितने भी नगर हैं, ये सारे नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यताएं हैं, वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी। ये आपके घग्गर नदी के किनारे पर थी। इसी प्रकार से आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये नगर हैं वो सिंधु नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में बसे हुए हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करते हैं तो वो रोम नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऐसी इन नदियों के किनारे विकसित होने का उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर आपको मानव जीवन का आधार स्तंभ क्या है,
प्रमुख उसकी आवश्यकता में पानी प्रमुख आवश्यकता है। चाहे उसका खेती का कार्य करें, कृषि कार्य करें तो उसको सिंचाई के लिए पानी चाहिए। खुद के जीवन निर्वाह के लिए सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक आप देख सकते हैं कि कितनी बार पानी की आवश्यकता होती है, पानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए। और शरीर में तो आपके 3/4 से अधिक पानी की मात्रा रहती है, यानी कि 75% पानी रहता है, तो पानी की आवश्यकता बहुत अधिक रहती है। तो इस वजह से ये सारी सभ्यताओं का विकास बड़ी बड़ी नदियों के किनारे पर हुआ है। तो इस प्रकार से इनका आर्थिक विकास मानव गतियों में प्राचीन काल से लेकर आज तक इसका आर्थिक योगदान बहुत अधिक देखने को मिलता है। फिर आप इस नदी जल का उपयोग कहां कहां पर होता है, तो इसके उपयोग की बात करें तो इसका सिंचाई में होता है, नौका संचालन में होता है और जल विद्युत उत्पादन में होता है। ठीक है, नौका संचालन से क्या होता है? नौका संचालन का दो तरीके से उपयोग होता है। एक तो इसका परिवहन के रूप में उपयोग होता है, भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, जैसे हम मोटरसाइकिल यानी कि बाइक का प्रयोग करते हैं, साइकिल का करते हैं, कार का या बस का, रेल का या हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से नाव या फिर बड़ी जहाजों को इन नदियों में या फिर नहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाता है। यानी कि जैसे हमारी सड़क है, उसी प्रकार से नावों के लिए नदी के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए काम में ले सकते हैं। या फिर किसी झील या नदी में आपके पर्यटन की उद्देश्य से आपके नौका संचालन किया जाता है। जैसे आप कभी घूमने के लिए जाते हैं, आप जैसे कभी डल झील, कश्मीर घूमने गए तो वहां पर आपने डल झील तो गए होंगे। जब आप कश्मीर जाते हैं तो डल झील तो जाना आपका बनता ही बनता है। तो वहां पर आप विशेष प्रकार की नावें देखते हैं। कौन सी नाव आती है? जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की, शिकारा नाव। शिकारा नाव क्या होती है? एक विशेष प्रकार की नाव होती है, जिसकी मैंने आपको फोटो भी बताई थी यहाँ पर कि इस प्रकार की नाव होती है। तो वो नावें क्या होती है? उनसे पर्यटन तो होता ही है, उन पर्यटन के साथ साथ में वो क्या करती है आपके, ये उनसे परिवहन तो होता ही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसके साथ में उनके द्वारा आपके यहाँ पर पर्यटकों के लिए आपके मनमोहक दृश्य और अच्छी नावें होती है। उस वजह से यहाँ पर पर्यटकों का आकर्षण होता है और पर्यटक जिस स्थान पर जाते हैं वहां पर एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है। वहां पर आपके संचार सुविधाएं, परिवहन और संचार सुविधाएं, साथ ही साथ एक बाजार विकसित हो जाता है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इस प्रकार के बहुत से क्रियाकलाप वहां पर होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर नौका संचालन का उपयोग और क्या होता है? और यहाँ पर आपके नौकाओं के माध्यम से आप इन नावों के माध्यम से जैसे मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मछली पालन। भाई आप झील में जाएंगे, नदी में जाएंगे या निकटवर्ती समुद्र में जाएंगे और वहां पर नाव के माध्यम से आप मछली पकड़ते हैं और मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। जल विद्युत उत्पादन, नदी पर आप इस प्रकार से बांध बनाओ और इस बांध के द्वारा आप जल विद्युत का उत्पादन कर दो। किसके जल विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? टरबाइन मशीन के द्वारा। जब बांध से यहाँ पर इस टरबाइन मशीन लगी रहेगी तो यहाँ पर बांध का पानी इस मशीन पर गिरेगा तो मशीन घूमेगी और मशीन घूमने की वजह से जल विद्युत उत्पादित की जा सकती है। भारत के लिए यह जरूरी है कि जहां पर कृषि बहुसंख्यक लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। अब देखो ये नदियां और इन नदियों का उपयोग करना भारत के लिए बहुत अधिक जरूरी है। कहां पर जरूरी है? जहां पर आपके कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या अधिक है। तो कृषि कार्य के लिए देखो सिंचाई चाहिए और जल विद्युत चाहिए। इसके लिए यानी कि विद्युत और सिंचाई दोनों चाहिए और साथ ही आपको पेयजल तो चाहिए चाहिए हर जगह। तो जहां पर कृषि कार्य में लगे हुए लोग अधिक है वहां पर इस प्रकार की नदियों का होना एक अच्छी अर्थव्यवस्था होने के संकेत होते हैं। अब यहाँ पर नदियों का उपयोग तो अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से होता है, लेकिन नदियों में प्रदूषण भी बहुत अधिक हो रहा है। नदियां बहुत अधिक दूषित हो रखी है। आप अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में देखेंगे कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो वहां पर पहले के समय में उन नदियों को उस नगर की या उस गांव की एक जीवन रेखा के रूप में जाना जाता था। वो नदियां छोटी छोटी थी लेकिन पुराने समय में एकदम स्वच्छ नदियां थी, ताजा पानी उपलब्ध होता था और उन्हें आप उस नगर की जीवन रेखा के रूप में जानते कि भाई ये नदी है, इस क्षेत्र की या इस नगर की पूरी जल आपूर्ति इसके द्वारा हो सकती है, चाहे सिंचाई के लिए हो चाहे पेयजल के लिए हो। लेकिन उन नदियों को आप देखेंगे कि उनमें से अधिकतर नदियां वर्तमान में गंदे नालों में विकसित हो रखी है, गंदे नालों में वो कन्वर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि उन नदियों के अंतर्गत, उन नदियों के निकटवर्ती भागों में औद्योगिकीकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, तो वहां पर गंदे जल को कहां पर छोड़ा जाए? तो कहा कि इन नदियों में छोड़ दो। वो नदियां आपके नालों में बदल गई। छोटी नदियां थी, पानी की मात्रा कम थी, प्रदूषित जल उसमें ज्यादा छोड़ दिया तो वो एक गंदे नाले में परिवर्तित हो गई है। अब नदी की जल की गुणवत्ता में कमी होने के कारण क्या है? नदी प्रदूषण का मतलब यही है कि नदी के जल की गुणवत्ता में कमी हो जाना। जो इतना स्वच्छ जल दिखता है उसमें प्रदूषित आपके गुणवत्ता में कमी आने का कारण क्या होता है? नदी जल की घरेलू मांग अधिक है, नगर पालिका मांग यानी कि शहर के द्वारा मांग अधिक हो रही है, औद्योगिक मांग यानी कि उद्योग धंधों में पानी के लिए मांग अधिक होती है और कृषि में सिंचाई के लिए मांग अधिक होती है। यानी कि पानी की क्या होती है? डिमांड अधिक है। डिमांड अधिक है
तो आप इस नदी के अंदर से आप पानी को ले जाएंगे। भाई आप नल के माध्यम से घरेलू मांग को पूरी करेंगे। शहर में आपको नगर पालिका को जहां पानी की आवश्यकता होगी वहां पर आपूर्ति की जाएगी। बड़े बड़े उद्योग धंधों में इसी नदी में से पानी निकाल कर पहुंचाया जाएगा। इसी नदी में से नहर निकालते हुए कृषि के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो इस तरीके से नदी में से आप पानी निकालते जाएंगे तो नदी में पानी की मात्रा कम हो जाएगी। पानी की मात्रा कम हो जाएगी और फिर आप जैसे आपके शहर का गंदा पानी है, नालियों का सीवरेज का पानी है, या फिर उद्योगों का जो अपशिष्ट कचरा युक्त पानी है, केमिकल युक्त पानी है, उस पानी को आपने नदी में छोड़ दिया। यानी कि एक तो आप पानी बाहर ज्यादा निकाल रहे हो, दूसरी बात नदी में आप गंदा पानी छोड़ रहे हो। यानी कि पानी आप स्वच्छ पानी बाहर निकाल रहे हो और गंदा पानी अंदर छोड़ रहे हो, तो इसमें आपके गंदगी की मात्रा बढ़ती जाती है। इस वजह से नदियों के पानी में गुणवत्ता में कमी आती है। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा, आप एक नदी को देखिएगा, उस नदी में आपके बहुत अधिक मात्रा में पानी बहता है, बहुत ही अधिक मात्रा में पानी बहता है, और उसमें आपके हल्की फुल्की शहरों की या उद्योगों का कचरा या गंदगी जाती है तो वो ज्यादा उसमें दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ताजे पानी की मात्रा अधिक है और उस गंदगी की मात्रा कम होने की वजह से वो उसमें आपको पानी वो गंदा दिखता नहीं है, उसकी क्वालिटी खराब भी नहीं होती है। लेकिन जब इस तरीके से मांग बढ़ती जाएगी और उसमें गंदा पानी छोड़ता चले जाएंगे, अवशिष्ट छोड़ते चले जाएंगे, तो उसमें आपके प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। फिर आप इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भैया अत्यधिक आपके जल स्तर घट जाता है और दूसरी ओर उसमें अनुपचारित सीवरेज या फिर औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ दिया जाता है, तो नदी आपके प्रदूषित हो जाती है। ऐसा उदाहरण आप यमुना नदी का देख सकते हैं। यमुना नदी के किनारे हरियाणा वाले क्षेत्र में आपके उद्योग धंधे विकसित हो रखे हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होकर जाती है तो वहां पर आपके आपके कुछ गंदा पानी छोड़ दिया जाता है, जिसे अनुपचारित सीवरेज पानी छोड़ देते हैं। उस पानी की वजह से नदी में आपके अवशिष्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं और वर्षा ऋतु के दौरान तो उस नदी में पानी की मात्रा अधिक होती है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है तो उसमें गंदगी कम दिखती है। जैसे ही आपके वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो उसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है, और जैसे ही पानी की मात्रा घटती है तो उसमें आपके इन उद्योगों का अपशिष्ट, अनुपचारित सीवरेज, ये जो पानी जाकर उस नदी में आपके गंदगी की मात्रा आपको अधिक दिखने लग जाती है और वो बहुत अधिक दूषित दिखती है। ऐसा आप यमुना का उदाहरण आप दे सकते हो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। अब देखो प्रदूषण से प्रभावित क्या होता है? प्रदूषण से प्रभावित होता है पानी की गुणवत्ता और नदी की स्वच्छीकरण। अब देखो, अगर आप नदी में आप प्रदूषित पानी नहीं छोड़ेंगे, नदी आपके प्राकृतिक रूप से बहती आ रही है अपने निश्चित मार्ग से, और उसमें प्राकृतिक रूप से जो पानी झरनों से जिस भी स्थान से आ रहा है, ग्लेशियर से या फिर वर्षा का पानी या किसी झरने का पानी, तो उसमें अगर कोई प्राकृतिक रूप से अगर गंदगी आकर उसमें मिलती है, यानी कि उसकी गाद है, वो धीरे धीरे गाद है वो कीचड़ में परिवर्तित हो जाती है और उससे गंदगी बनती है। लेकिन अगर प्राकृतिक उसमें आप मानव के द्वारा कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ा जाता है तो नदी अपने आप को स्वतः स्वच्छ कर लेती है, आपको स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने इस प्रकार से बड़े बड़े नाले बनाते हुए इसमें गंदगी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो नदी अपने आप इतने गंदगी को स्वतः स्वच्छ नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से ज्यादा प्रदूषण बढ़ने से एक तो पानी की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी और नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता कम हो जाएगी। अब उदाहरण के तौर पर आप देखें तो देखिएगा, समुचित जल प्रवाह, अगर आपके समुचित रूप में जल प्रवाह हो रहा है तो गंगा नदी का लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। अगर आपके समुचित रूप से गंगा नदी में जल प्रवाहित हो तो नदी अपने गंगा नदी के आसपास में यानी कि 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी शहर और गांव फैले हुए हैं, उनकी जितनी भी गंदगी आ रही है, उन गंदगी को गंगा नदी अपने अंदर समाहित कर सकती है और समाहित करके उस गंदगी को पतला करते हुए अपने साथ में प्रवाहित करके ले जाएगी और पानी भी नदी का गंदा नहीं हो पाएगा। इतनी गंगा नदी की क्षमता है। लेकिन बढ़ता हुआ शहरीकरण और औद्योगिकरण ऐसा होने नहीं देता है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, शहरीकरण यानी कि शहर है वो बहुत अधिक आपके वृहद रूप में, विकराल रूप में बढ़ते जा रहे हैं। लोग गांव छोड़ छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, तो शहरों में आपके अवशिष्ट और गंदगी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आपके नदी के किनारे बहुत अधिक मात्रा में उद्योग विकसित हो रखे हैं, तो उन उद्योगों का अपशिष्ट भी नदी में छोड़ा जाता है। तो इस वजह से बढ़ता हुआ शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की वजह से इस 20 किलोमीटर के दायरे में जो क्षेत्र आते हैं वहां पर आपके गंदगी की मात्रा और गंदे नालों की संख्या बढ़ जाती है और गंदा पानी बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है। तो इस वजह से उसको तनु करके हुए वो नदी उसको स्वतः स्वच्छीकरण और उसको अपने अंदर समाहित नहीं कर पाती है। इस वजह से यहाँ पर ये शहरीकरण और औद्योगिकरण इसको ऐसा होने नहीं देता है। ठीक है, ये इस वजह से इसमें आपकी गंगा नदी या फिर अन्य नदियां देखें तो ये प्रदूषित होती है।
कई नदियों का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। अब देखो, इस वजह से आपके शहरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण सफाई के लिए कार्य योजना बनाई जाती है। अब देखो, नदी में स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता तो रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें उनमें प्रदूषण ज्यादा हो रखा है। इस प्रकार से इतना कचरा आपको देखने को मिलता है। ये किस भारत की नदियों के उदाहरण है, यहां पर बड़ी मात्रा में कचरा देखने को मिलता है। तो इतना कचरा नदी स्वतः स्वच्छ नहीं कर पाती है। तो इसके लिए सरकार को कार्य योजना बनानी पड़ती है, और ऐसी कार्य योजना के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लाई गई है, यानी कि एनआरसीपी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। इसकी शुरुआत कब होती है? यह शुरुआत होती है 1985 में। नदी सफाई योजना की शुरुआत गंगा एक्शन प्लान के तहत, यानी कि जीएपी, गंगा एक्शन प्लान 1985 में आता है। और इसके द्वारा गंगा नदी की सफाई करने का कार्य शुरू होता है। भाई, गंगा नदी को सफाई करो, इसकी गंदगी हटाओ, इसकी तली को साफ करो। फिर 10 साल बाद में 1995 में इसी गंगा एक्शन प्लान का विस्तार कर दिया जाता है, और इसका विस्तार करते हुए इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि एनआरसीपी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि गंगा नदी के साथ साथ में अन्य नदियों को भी हम स्वच्छ कर सकें। इस प्रकार का ये सरकार के द्वारा 1985 फिर 1995 में योजना शुरू हो जाती है। अब देखिएगा, इस जो एनआरसीपी है, इस एनआरसीपी का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नदियों में प्रदूषण को कम करो, यानी कि प्रदूषण निवारण के कार्य का कार्यान्वयन करो, और इसके माध्यम से नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। यानी कि नदियों में प्रदूषण को कम करते हुए नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाना है, कि इस प्रकार से नदी के तली से आपको पानी, आपके गंदगियां हटाओ, नदी के किनारों से गंदगियां हटाओ, तटों से गंदगियां हटाओ, ताकि इसका पानी स्वच्छ हो जाए। जैसे वर्तमान में, जैसे आप देखेंगे तो बार बार आप समाचार पत्र पत्रिकाओं में यमुना नदी के सफाई के बारे में पढ़ते हैं, गंगा नदी के सफाई के बारे में आपने महाकुंभ के समय पर आप देखते हैं कि जब कुंभ का आयोजन किया जाता है तो प्रयागराज वाले क्षेत्र में गंगा नदी का सफाई की जाती है। बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों के माध्यम से गंगा नदी से जो तली में, पेंदे में, निकटवर्ती क्षेत्रों में जो गंदगी जमी हुई है उसको हटाकर नदी को स्वच्छ किया जाता है। तो ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपने, जैसे हमने जब गंगा नदी तंत्र पढ़ा उस समय आपको बताया था नमामि गंगे परियोजना। उस नमामि गंगे परियोजना के तहत आपके 2014 से केंद्र सरकार एकीकृत मिशन के रूप में कार्यक्रम चला रही है गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए। इसी प्रकार से आपने मध्य प्रदेश सरकार का नमामि देवी नर्मदे परियोजना पढ़ी है, जिसके माध्यम से वो नर्मदा नदी में प्रदूषण को कम करने का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत से कार्य नदियों के स्वच्छ करने के लिए किए जा रहे हैं। अब आप एक बात के लिए सोचिए कि नदियों को हम इतना स्वच्छ क्यों कर रहे हैं? इसके लिए आपको आवश्यकता है कि हमें ये स्वच्छ करने के लिए हमारी आवश्यकता है नदियां। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमें चाहिए ताजा पानी। ताजा पानी कहां से मिलेगा? या ताजा पानी मिलेगा हमें वर्षा ऋतु, आपके वर्षा जल से, झीलों से, नदियों से। अधिकतर झीलों का स्रोत क्या है? अधिकतर झीलों में पानी का स्रोत ये नदियां ही है। तो हमें इनको स्वच्छ करना पड़ेगा। स्वच्छ नहीं करेंगे तो नदियां अगर गंदगी युक्त रहेगी तो झीलें भी गंदगी से युक्त हो जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें स्वच्छ पानी हमें प्राप्त करने के लिए नदियों को साफ करना आवश्यक है। अब आप एक बार के लिए सोचिएगा कि अगर आपको स्वच्छ पानी नहीं मिले तो आपका दिन कैसे व्यतीत होगा? बिना स्वच्छ जल के मानव जीवन कैसा रहेगा? आप सुबह उठेंगे, आपको सुबह उठते ही क्या चाहिए? सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिया जाता है। सुबह उठते ही शरीर के लिए सबसे आवश्यक होता है गुनगुना पानी पिएं आप। गुनगुना पानी पिएं। अगर आपको घर में स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो आप क्या पिएंगे? गंदा पानी पी पाएंगे आप? आप जैसे ही मुंह के पास करेंगे आपको सड़न बदबू आएगी, उसे पी नहीं पाएंगे। फिर आपको चाहिए, मुंह धोने के लिए पानी चाहिए, दांतुन करने के लिए पानी चाहिए, स्नान करने के लिए पानी चाहिए। क्या आप दांतुन गंदे गंदे पानी से कर पाएंगे जिसमें से बदबू आ रही हो? क्या आप स्नान कर सकते हैं ऐसे पानी से जिसमें से बदबू आ रही है? तो स्नान करते हैं हमारे शरीर को स्वच्छ करने के लिए, और उसमें अगर हम गंदा पानी काम में लेंगे तो हमारा शरीर स्वच्छ होने के बजाय, साफ होने के बजाय वो और अधिक गंदा हो जाएगा। कपड़े धोने के लिए आपको स्वच्छ पानी चाहिए, गंदे पानी से धोएंगे तो और अधिक गंदे हो जाएंगे कपड़े। फिर आपके कोई किसान है तो किसान को क्या चाहिए? पानी। पानी चाहिए किस उद्देश्य के लिए चाहिए? खेत में सिंचाई करने के लिए। खेत में सिंचाई के लिए अगर वो गंदा पानी काम में लेगा तो उस खेत में से खेत में गंदा पानी काम में लेगा तो उसमें फसलों की गुणवत्ता में भी कमी आएगी। फसलों की गुणवत्ता में कमी आती जाएगी, उसकी खेत की मिट्टी है वो खराब होती जाएगी। गंदगी के रूप में आप देखते हैं कि गंदे नालों के पानी में आपके प्लास्टिक बहुत अधिक मात्रा में चला जाता है। अगर खेत में प्लास्टिक जाएगा तो मिट्टी है वो बंजर होने लग जाएगी, उसकी उत्पादन क्षमता, उर्वरा क्षमता कम होती जाएगी। तो इस वजह से हमें स्वच्छ पानी चाहिए ही चाहिए।
और स्वच्छ पानी चाहिए तो हमें नदियों का संरक्षण करना चाहिए। और इसके लिए आपका भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, हमें भी उसका सहयोग करना पड़ेगा। जब हम अपने स्तर पर जिम्मेदारी रखें कि मैं मेरे स्तर पर यह प्रण लेता हूं या शपथ लेता हूं कि आज के बाद कभी भी किसी जल स्रोत जलाशय में गंदा पानी, कूड़ा करकट कुछ भी नहीं डालूंगा। अगर एक एक व्यक्ति भारत में ऐसी जिम्मेदारी ले लेगा तो नदियां अपने आप स्वच्छ हो जाएगी, सरकार को कोई योजना ही नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें स्वच्छ पानी की आवश्यकता के लिए नदियों को साफ करना आवश्यक है। तो इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स क्या रहा है? इसका लर्निंग आउटकम्स यानी कि आपने सीखा है कि नदी प्रदूषण के कारण और प्रभावों को पहचानना और जल गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इनमें क्या हम प्रयास कर सकते हैं, क्या हम कार्य कर रहे हैं, क्या हमारी सरकार कार्य योजनाएं बना रही है, ये आपके इसके लर्निंग आउटकम्स रहे। तो आपका छोटा सा रिवीजन हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। नदी प्रदूषण का प्राथमिक कारण क्या है? नदियां प्रदूषित हो रही तो उसका प्राथमिक कारण क्या है? सबसे पहला इसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण मैंने बताए, इसमें से आपको बताना है प्राथमिक कारण। जल वाष्पीकरण, अत्यधिक जल उपयोग और अनुपचारित सीवेज, नदी का घुमावदार होना और उच्च जलीय जैव विविधता। देखिएगा, जल वाष्पीकरण की वजह से नदी में पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन इसकी वजह से इतना प्रदूषित नहीं हो सकता है, पानी इतना कम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नदी का बहता हुआ रूप होता है और बहते हुए रूप में आपके वाष्पीकरण थोड़ा कम ही होता है, पीछे से पानी और आ जाता है। तो ये आपका आंसर होगा नहीं। अत्यधिक जल उपयोग और अनुपचारित सीवेज, ये बिल्कुल आपका सबसे प्राथमिक कारण है। हम नदी के जल को अत्यधिक मात्रा में उपयोग में ले लेंगे तो नदी में जल की मात्रा कम होगी। दूसरा, उसमें हमें काम में ले रहे हैं और उसमें अनुपचारित हम सीवरेज डाल रहे हैं, अनुपचारित सीवेज डाल रहे हैं, तो उसमें गंदगी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो हमारा जल प्रदूषित हो जाएगा। नदी का घुमावदार होने की वजह, घुमावदार होना और प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं है। उच्च जलीय जैव विविधता, अगर प्राकृतिक रूप से उसमें जलीय जैव विविधता है तो उसकी वजह से गंदगी नहीं फैलती, क्योंकि इसका पानी गतिशील होता है और जैव विविधता की वजह से जिसमें जलीय जानवरों का जो अवशिष्ट होता है ना, वो पानी के साथ में बहता हुआ जाता है, उसमें गंदगी ज्यादा नहीं हो पाती है। अगला सवाल, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो कि आपके 1995 में प्रारंभ की गई, 1995 में प्रारंभ की गई। उससे पहले 1985 में आपके गंगा एक्शन प्लान आया था। उसी गंगा एक्शन प्लान को विस्तृत करते हुए इसे 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में परिवर्तित कर दिया, ताकि गंगा के साथ में अन्य नदियों को भी स्वच्छ किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? नदियों पर नए बांध बनाना, या फिर नदी प्रदूषण निवारण के माध्यम से नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना, या फिर नदी के प्रवाह को कम करना, या नई झील का निर्माण करना। तो देखिएगा, इसका उद्देश्य है नदी आपके प्रदूषण के निवारण के माध्यम से नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार लाना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रारंभ में 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था, जिसके तहत गंगा नदी को स्वच्छ करने का कार्य किया गया, और उसके बाद में 10 साल बाद 1995 में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में परिवर्तित कर दिया गया, ताकि गंगा के साथ में अन्य नदियों की भी सफाई की जा सके। तो ये आपका वीडियो था, इसी अध्याय से संबंधित अंतिम वीडियो, जिसमें हमने नदियों के प्रदूषण और उसके आर्थिक महत्व के बारे में हमने चर्चाएं की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करते रहना। हम मिलेंगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के साथ में अगले वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।